पिछली वीडियो में हमने बात की थी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। अब आपके साथ हूं मैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के साथ। प्रेजेंट मतलब वर्तमान, कंटीन्यूअस का मतलब होता है सतत या अनवरत, टेंस मतलब काल। अर्थात जिस वाक्य से हमको ये पता चलता है कि कोई कार्य वर्तमान समय में चल रहा है वो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस होता है। अब ध्यान से देखो, इसकी पहचान बताई जाती है कि हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं। ये बताया जाता है कि जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं इस प्रकार के शब्द आते हैं वो वाक्य प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के होते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम सीखते हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की रियल पहचान। मैंने आपको शुरुआत में जब टेंस की वीडियो बनाई थी इंट्रोडक्शन की तो बताया था कि देखो हिंदी वाक्य में जितनी भी मुख्य क्रिया है उसके अंत में ना जरूर आएगा। पढ़ना, लिखना, खेलना, हंसना, कुछ भी आप जब मुख्य क्रिया लिखोगे तो मुख्य क्रिया के अंत में या पढ़ाना, तो जाना, तो जितनी भी मुख्य क्रिया है इन सभी मेन वर्ब के अंत में आप ना पाओगे। हमेशा याद रखना इस चीज को। अब जहां पर आप प्रेजेंट कंटीन्यूअस की पहचान समझते हैं, देखो जहां पर हिंदी वाक्य के अंत में मुख्य क्रिया के साथ ना लिखा हुआ है, इंडेफिनिट की हमने बात की थी तो कहा था कि जहां पर ना लिखा हुआ है यहाँ पर ता ती ते आता है एवं इसके पश्चात है वो शब्द आता है। इसे वह पढ़ता है, इसको मैं पहले वीडियो में पढ़ा चुका हूँ। अब ध्यान से देखो, आप प्रेजेंट कंटीन्यूअस में क्या होता है, जहां पर ना आता है वहां पर कुछ नहीं लिखा जाता और इसके पश्चात मुख्य क्रिया के साथ जहां पर ना आता है वहां पर कुछ नहीं लिखा जाता और इसके पश्चात रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं शब्द आते हैं। खाली रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं से प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस नहीं परिभाषित होता। पूरी पहचान होती है हिंदी वाक्यों के अंत में मुख्य क्रिया के साथ जहां पर ना आता है वहां पर कुछ नहीं आता एवं इसके पश्चात रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं शब्द आते हैं। अब इसकी एक पहचान और ध्यान रखिएगा, तथा इस टेंस से हमको ये पता चलता है कि कोई कार्य वर्तमान समय में चल रहा है। दो बातें, दो पहचान है, दोनों पहचानों को जरा दिमाग लगा के आप मस्तिष्क में रखना। हिंदी वाक्यों के अंत में मुख्य क्रिया के साथ जहां पर ना है वहां पर कुछ नहीं लिखा जाएगा तथा इसके पश्चात रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं शब्द आएगा। पहली आइडेंटिफिकेशन। दूसरी, इस टेंस से हमको ये पता चलता है कि वर्तमान समय में कोई कार्य चल रहा है। अब पहचान जरा देखते हैं। पढ़ना लिखा हुआ है, हमने लिखा वह पढ़ रही है। अब ध्यान से देखना, पढ़ना मुख्य क्रिया है, पढ़ना। अब आप ध्यान से देखो, प की जगह पा है, रहा की जगह रहा है और ना की जगह कुछ नहीं है और इसके बाद रही है आ गया। ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है। समझो, जैसे हम कहे लिखना, हमने कहा प्रभा एक गाना, प्रभा एक पुस्तक लिख रही है या लिख रही है। अब आप देखो ध्यान से, लिखना मुख्य क्रिया है, लिखना ये मुख्य क्रिया है। अच्छा देखो, आप ली की जगह ली लिखा हुआ है, खा की जगह खा लिखा हुआ है, ना की जगह कुछ नहीं लिखा हुआ है। मैंने बताया पहचान, मुख्य क्रिया के साथ जहां पर ना आता है वहां पर कुछ नहीं लिखा जाएगा। ये पहचान, इसको याद रखिएगा। जैसे मान लो कहा गया खेलना, हमने कहा बच्चे बाग में खेल रहे हैं, बच्चे बाग में खेल रहे हैं। समझो, आप मुख्य क्रिया के साथ जहां पर खेलना मुख्य क्रिया है, खेलना। अब आप ध्यान से देखो,
खे की जगह खे आया, ला की जगह ला आया, ना की जगह पर कुछ नहीं आया, इसके पश्चात रहे हैं आया, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है। खाली अगर हम रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं कह दें, अगर मैं सेंटेंस लिख दूं कि वह एक खिलाड़ी रहा है, वह एक खिलाड़ी रहा है। अब अगर केवल रहा है से हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस पहचाने तो रहा है तो वाक्य में आया, लेकिन ये वाक्य प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का नहीं है। इसका कॉन्सेप्ट ये है, इसके पहले मुख्य क्रिया नहीं आई है और मुख्य क्रिया के साथ जहां पे नानी ने आता है वहां पर कुछ नहीं आया है। इसका मतलब ये वाक्य प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का नहीं है। ये हम कहें मेरे पिताजी एक व्यापारी रहे हैं, मेरे पिताजी एक अध्यापक रहे हैं या व्यापारी रहे, कुछ भी व्हाटएवर, तो ये वाक्य प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का नहीं है, क्योंकि इस वाक्य में रहे हैं तो आया, लेकिन इसके पहले मेन वर्ब नहीं आई। तो रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं आने पर, हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं आने पर प्रेजेंट कंटीन्यूअस नहीं होता है, उसके ठीक पहले आए हुए शब्द पर निर्भर करता है। पहली चीज। दूसरी पहचान मैंने आपको बताई थी कि हमको ये पता चलता है कि कोई कार्य वर्तमान समय में चल रहा है। अब जरा इसको आप समझो। अब देखो, इसका जनरली लोग क्या कहते हैं कि 3 एक्सेप्शंस है, बैठना, खड़े होना और लेटना। बैठना, खड़े होना और लेटना। अच्छा, अब बात करेंगे कि ये जो 3 मुख्य क्रियाएं हैं, इन 3 मुख्य क्रियाओं के साथ रहा, रही, रहे, ये तीनों शब्द नहीं आएंगे। ध्यान देना, रहा, रही, रहे, मतलब इन अगर वाक्य में इन 3 मुख्य क्रियाओं में कोई मुख्य क्रिया आई है तो रहा, रही, रहे शब्द नहीं आएगा, ले है वो शब्द आएगा, और ये वाक्य प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के होंगे। कॉन्सेप्ट समझो आप। मैंने कहा मैं बैठा हूं, अब आप समझो, मैं बैठा हूं मतलब वर्तमान समय में ये कार्य चल रहा है। जैसे हमने कहा मरीज चारपाई पर लेटा है, तो लेटा है मतलब वो इस समय लेटा हुआ है, मतलब हमको ये पता चला कि किसी पार्टिकुलर व्यक्ति के द्वारा कोई कार्य है जो इस समय अनवरत है, उसको किया जा रहा है। तो इन तीनों पर, जैसे मान लो कहा गया कि बच्चे क्लास में बैठे हैं, तो बैठे हैं मतलब वर्तमान समय में ये काम चल रहा है, तो कंटीन्यूअस टेंस है, रहा, रही, रहे नहीं आया है। मैं बैठा हूं, इसका ट्रांसलेशन होगा आई एम सिटिंग, आई एम सिटिंग। अच्छा, अगर हमने कहा वह खड़ी है, क्या वह खड़ी है, अब आप देखो इसमें रहा, रही, रहे तो आया ही नहीं, तो अगर हम केवल रहा, रही, रहे से प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस को आइडेंटिफाई करेंगे तो हम कहेंगे प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस नहीं है, सिंपल। लेकिन ध्यान से देखो, वह खड़ी है, इसका मतलब वो इस समय वर्तमान समय में ये काम चल रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि ये वाक्य प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का है। इसका ट्रांसलेशन करेंगे तो हम लिखेंगे शी इज स्टैंडिंग, STANDING। अब पूरी पहचान जाकर क्लियर होती है कि देखो अपवाद को अगर हम ले ले, 3 एक्सेप्शंस जो है जिसके साथ रहा, रही, रहे नहीं आता है, केवल 3 एक्सेप्शंस है, बैठना, खड़े होना और लेटना। इन तीनों मुख्य क्रियाओं के साथ रहा, रही, रहे शब्द नहीं आएगा। ये नहीं करेगा वो बैठ रही है, मैं खड़ा हो रहा हूं, मरीज चारपाई पर लेट रहा है, इट इज नॉट सो, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। हम इन 3 मुख्य क्रियाओं के साथ रहा, रही, रहे शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे, लेकिन ट्रांसलेशन जो किया जाएगा, जो टेंस है वो प्रेजेंट कंटीन्यूअस ही होगा, क्योंकि हमको ये पता चल रहा है कि ये कार्य वर्तमान समय में किया जा रहा है। इज दैट क्लियर? अब हम समझ गए हैं पहचान को। अब पहचान को समझने के बाद हम सीखते हैं ट्रांसलेशन करने का नियम। देखो, अगर हम बात करते हैं इसके अफर्मेटिव सेंटेंस की, AFFIRMATIV, अफर्मेटिव सेंटेंस,
तो इसका रूल बनेगा, आपका इसका स्ट्रक्चर बनेगा सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ये इसके असर्टिव सेंटेंस का, अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल बना। अब ध्यान से देखो, आप सब्जेक्ट के बाद क्या लगा हुआ है, इज एम आर। अब यहाँ पर जो इज एम आर है, जो किसी भी हम टेंस पढ़ते हैं तो टेंस में जो ये सहायक क्रिया होती है जिसको हम कहते हैं प्राइमरी ऑक्सिलरी, PRIMARY, प्राइमरी AUXILIARY, प्राइमरी ऑक्सिलरी। प्राइमरी ऑक्सिलरी वो ऑक्सिलरी होती है जो वाक्य में अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट प्रयुक्त की जाती है। जैसा सब्जेक्ट है, अगर सब्जेक्ट है तो किस सब्जेक्ट के साथ इज लगाएंगे, दूसरा कोई सब्जेक्ट है तो एम लगाएंगे, और कोई है तो आर लगाएंगे। तो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हम इज एम आर का प्रयोग करेंगे। तो अफर्मेटिव सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट, इसके बाद इज एम आर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट। समझो, मैं एक कहानी सुना रहा हूं, सुना रहा हूं। अब ध्यान से देखना, मैं कहानी सुना रहा हूं तो क्या लिखा जाएगा, आई। आई के साथ हम क्या लगाएंगे, इज की, एम की, आर। हाँ, एक इंटरेस्टिंग बात, आई के साथ हमेशा एम लगता है। अगर आपसे कभी पूछ लिया जाए कि ऐसा कोई वाक्य है क्या अंग्रेजी में, इंग्लिश में, जहां पर हम आई के साथ इज का प्रयोग कर सकते हैं, तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन होता है। ध्यान से देखना आप कि अगर पूछा जाए कि आई के साथ तो एम का प्रयोग होता है, आई एम प्लेइंग, आई एम ए टीचर, आई एम कुछ भी, व्हाटएवर, जो कुछ भी आगे लिखा हो, लेकिन हम जनरली हमने ये देखा होगा कि आई के साथ हम एम का प्रयोग करते हैं। कई कई बच्चों का टेस्ट लेने के लिए, उनका आईक्यू लेवल चेक करने के लिए पूछ लिया जाता है कि क्या अंग्रेजी में ऐसा कोई वाक्य है जहां पर आप आई के साथ इज लगा सकते हो, तो आप कहोगे जी बिल्कुल लगा सकते हैं। ध्यान देखो, आई एक अक्षर है तो हम लिख सकते हैं आई इज अ लेटर। ध्यान देखना, आई के साथ इज का प्रयोग हो गया। आई एक अक्षर है, ए बी सी डी, ए एक अक्षर है तो ए इज ए लेटर, बी एक अक्षर है तो बी इज ए लेटर, सी एक अक्षर है तो सी इज ए लेटर। इन द सेम वे आई एक अक्षर है तो आई इज ए लेटर। अच्छा, आई एक वावेल भी है तो हम लिख सकते हैं आई इज अ वावेल, लिख सकते हैं आई इज अ वावेल। आई के साथ देखो आप इसका प्रयोग, या हम कर सकते हैं आई एक प्रोनाउन भी तो हम लिख सकते हैं आई इज अ प्रोनाउन। तो जनरली कहीं बच्चों से यूं ही उनका आईक्यू लेवल चेक करने के लिए पूछ लेता है कि आई के साथ ऐसा कोई वाक्य बोलिए जिसमें आई के साथ इज का प्रयोग हो जाए। तो ये ध्यान रखिएगा, आई के साथ इसका प्रयोग 100% हो सकता है। आई इज ए लेटर भी हो सकता है, आई इज ए वावेल भी हो सकता है, आई इज ए प्रोनाउन भी हो सकता है, या हम कुछ और भी बोल सकते हैं। हम बोल सकते हैं आई इज नॉट ए कॉन्सोनेंट, बोल सकते हैं, या हम बोल सकते हैं आई इज नॉट ए सेमी वावेल। हम और भी बोल सकते हैं, बोल सकते हैं आई इज नॉट ए नाउन। मतलब इतनी जगह प्रयोग हो सकता है, पता नहीं कितनी जगह आप आई के साथ इसका प्रयोग कर सकते हो। जनरली हमें यह पता होता है कि नहीं हम आई के साथ आई एम का ही प्रयोग करते हैं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। आप कई जगह, कई स्थानों पर आई के साथ इसका प्रयोग कर सकते हो। तो कुछ एग्जांपल मैंने लिखे हैं, आई इज अ लेटर, आई इज अ वावेल, आई इज अ प्रोनाउन, आई इज नॉट अ कॉन्सोनेंट, आई इज नॉट अ सेमी वावेल, आई इज नॉट अ नाउन, आई इज नॉट अ वर्ब। कुछ भी एग्जामिनर ने आपसे सेंटेंस ये पूछा है कि आई के साथ इज का प्रयोग किसी वाक्य में कीजिए, वो वाक्य शुद्ध होना चाहिए। यहाँ पर जितने भी वाक्य लिखे हैं ये वाक्य शुद्ध हैं और यहाँ पर आई के साथ इसका प्रयोग किया गया है। क्लियर? समझो, मैं एक कहानी सुना रहा हूं, आई एम। अब ध्यान देखना, सुनाना मुख्य क्रिया है, सुनाना मुख्य क्रिया है। देखो ध्यान से देखो, सु की जगह सु, ना की जगह ना, और फिर देखिए ना की जगह तो कुछ नहीं है, सु ना ना। पहचान बताई है मुख्य क्रिया के साथ, जहां पर ना आता है वहां पर कुछ नहीं। अब आपको कहना कि यहाँ पर भी तो 2 बार ना आ गया, ना 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 ना, सुना इसके बाद ना, ये कॉन्सेप्ट समझना। सुनाना लिखा हुआ है तो जो हिंदी वाक्य के अंत में मुख्य क्रिया के साथ अंत में जो ना आता है
तो देखो सु की जगह सु है, ना की जगह ना है, और इस ना की जगह कुछ नहीं है। इसका मतलब ये वाक्य प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का है। तो आई एम सुनते टेलिंग, इसके बाद आ स्टोरी, STORY। अच्छा चीज और, अगर यहाँ पर लिखा होता है एक कहानी की जगह लिखा होता है दो कहानियां, कल्पना करो क्या लिखा होता, दो कहानियां। अच्छा जब दो कहानियां लिखते तो एक की जगह हम लिखते टू। अच्छा इस स्टोरी का प्लूरल जो बनेगा वो बनेगा STORIES, स्टोरीज। यहाँ पर एक छोटी सी कंफ्यूजन होती है बच्चों को, उसको दूर कर देता हूँ। देखो जब हम सिंगुलर से प्लूरल का रूल पढ़ते हैं, नाउन में मैं आपको आगे मेंशन करूंगा, आगे पढ़ाऊंगा भी, तो ये पढ़ाया जाता है कि अगर किसी शब्द के अंत में वाई आता है तो वाई को हटाकर IES में चेंज कर देते हैं। ये थोड़ी सी अधूरी जानकारी है, पूरी जानकारी देखो आप। अगर एक शब्द लिखा हुआ है मंकी, MONKEY, अगर हमको इसका प्लूरल बनाना है तो ध्यान से देखना, अगर वाई के पहले कोई कॉन्सोनेंट आया है तो वाई को हटाकर हम IES में चेंज करते हैं। लेकिन अगर वाई के पहले कोई वावेल आया है तो ऐसी स्थिति में हम वाई के बाद केवल S का प्रयोग करते हैं। मंकी का प्लूरल मंकीज होता है। अब ध्यान से देखो, कहीं कहीं अगर आपने शब्द नहीं पढ़ा है वैली, तो लोग पूछते हैं इसका बहुवचन बताओ, तो लोग बोलते हैं VALLEIES। ये एकदम नहीं सही है। ध्यान से देखना, वाई लिखा है, वाई के पहले ई आ गया है, ई वावेल है, और जब इसका बहुवचन हम बनाएंगे तो हम केवल VALLEYS लिख देंगे। आपने पढ़ा होगा, ध्यान भी नहीं दिया होगा, BOY लिखा हुआ है। कोई भी व्यक्ति जब इसका प्लूरल बनाता है तो BOYS ही लिखता है। कहीं पर भी वाई को हटाकर IES आपने नहीं किया होगा। ये क्लास सेकंड का बच्चा भी आपको बताएगा कि वाई को बॉय का प्लूरल बॉयज होता है। तो अगर वाई को हम IES में चेंज करते तो यहां भी लिखते BOYES, जबकि ऐसा नहीं लिखा जाता, ये बॉयज नहीं लिखा हुआ है। तो अगर वाई आया है या GUY लिखा है, गाय मतलब इसका मतलब मित्र होता है, तो ध्यान से देखना, करके तो बोलते हैं GUYS, हेलो गाय। तो वाई के पहले यू आ गया है, इसका मतलब ये हुआ कि वाई को हमेशा हम IES में नहीं चेंज करते। अब देखो, आप एक शब्द है STORY और एक शब्द है STOREY। इंग्लिश के ग्रामर में होमोफोन होता है। होमोफोन का मतलब होता है समोच्चारित शब्द। समोच्चारित शब्द का मतलब होता है जिसका उच्चारण एक जैसा होता है लेकिन उसकी स्पेलिंग्स अलग अलग होती है और उसकी मीनिंग अलग अलग होती है। इस स्टोरी का मतलब है कहानी, इस स्टोरी का मतलब होता है मंजिल, जैसे एक मंजिल, दो मंजिल, तीन मंजिल, चार मंजिल। तो इस पर जो बहुत महान शायर है संपूर्ण सिंह कालरा, उनको हम हम लोग गुलजार के नाम से जानते हैं। तो उन्होंने बहुत अच्छी बात बोली थी कि बड़ा गुरूर था छत को अपने छत होने पर। मतलब जो घर हम बनाते हैं तो घर बनाते हैं तो सबसे ऊपर वाला जो पोर्शन होता है तो भाई ये छत है। तो ये छत है, तो जो इंसान ऊंचाई पर होता है, थोड़ा सा किसी लेवल पे होता है, तो हर को थोड़ा सा गुरूर होता है। तो कुछ जिंदगी में महत्वपूर्ण चीज ऊंचाई प्राप्त करना नहीं होता है, बल्कि ऊंचाई प्राप्त करने के बाद सरल बने रहना होता है। आपने ऊंचाई प्राप्त कर ली, दैट इज नॉट एन इम्पॉर्टेंट मैटर। आपने उस ऊंचाई को प्राप्त करने के बाद अपने आप को विनम्र बनाए रखा, सरल बनाए रखा, सहज बनाए रखा, ये महत्वपूर्ण बात होती है। तो उन्होंने एक पंक्ति लिखी थी, मुझे बहुत पसंद आई कि बड़ा गुरूर था छत को अपने छत होने पर। जो छत थी सबसे ऊंची थी, उसको बड़ा गुरूर था कि मेरे ऊपर कोई नहीं है। और उसकी अगली पंक्ति थी, एक मंजिल और बनी छत फर्श हो गई। मतलब जो सबसे ऊंचाई पर था ये घर बना हुआ है, ये घर बना हुआ है और ये इसकी छत है, तो इसको बड़ा गुरूर है कि हम छत हैं, हम सबसे ऊंचे हैं, हमारे ऊपर कुछ नहीं। अब इसके ऊपर अगर एक मंजिल और घर बना दिया गया, ये दो मंजिले का घर हो गया, तो ये जो छत थी अब ये इस कमरे की फर्श हो गई।
इसका मतलब अगर इंसान अपनी ऊंचाई पर पहुंच भी जाए तो तब तक ऊंचाई पर रहता है जब तक उसके ऊपर कोई और नहीं आ जाता है, और ये सतत चलने वाली प्रक्रिया है। आज ये छत है, कल ये फर्श होगी, आज ये छत है, कल इसके ऊपर एक मंजिल और बन जाएगी तो ये फर्श हो जाएगी। ये महत्वपूर्ण बात है। पढ़ाई के समय ये बातें को ध्यान रखनी चाहिए कि ऊंचाई पर पहुंचना नहीं, ऊंचाई पर ठहरना कमाल होता है, और वहां पर अपने आप को सहज और विनम्र बनाए रखना ये बहुत बड़ी कला है। इसको आप कोशिश करना कि आपकी लाइफ में आए। तो ये स्टोरी मतलब मंजिल। अब ध्यान से देखो, इस स्टोरी को अगर हम बनाए तो ये STORY है, Y के पहले आप देखो R है, R कॉन्सोनेंट है, तो यहाँ पर हमने लिखा स्टोरीज। अब ध्यान से देखना, यहाँ पर स्टोरी लिखा हुआ है, इस स्टोरी का मतलब होता है मंजिल। अब Y के पहले देखो आप E है, अब जब Y के पहले E आ गया तो STOREYS, सिंपल। अगर Y के पहले कोई भी कॉन्सोनेंट आ गया तो ऐसी स्थिति में हम Y को हटाकर IES में नहीं चेंज करते, बल्कि Y के पश्चात केवल S का प्रयोग कर देते हैं। आगे बढ़ो। अब जैसे कहा गया वह बैठी है, या वह दीवार के किनारे बैठी है। अब ध्यान से देखना, ये प्रथम दृष्टया जब आप पहली बार देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये वाक्य प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का है नहीं, क्योंकि इसमें रहा, रही, रहे नहीं आया। लेकिन मैं पहले ही मेंशन कर चुका हूं, बैठना, खड़े होना और लेटना, इन तीनों मुख्य क्रियाओं के साथ रहा, रही, रहे शब्द नहीं आएगा, लेकिन वाक्य प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में होगा। वह दीवार के किनारे बैठी है तो लिखेंगे सी इज सिटिंग। अब देखो, के किनारे शब्द की अंग्रेजी बाई होती है। बाई के बाद डिफिनिट आर्टिकल द का प्रयोग होता है और इसके बाद वाल। अब एक चीज आपको और बता दूं, यहाँ पर तो प्रीपोजिशन का मैटर है, के किनारे लिखा हुआ है। अब समझो, के किनारे के लिए अंग्रेजी बाई होती है, लेकिन कंडीशन ये होती है कि जिस ऑब्जेक्ट की आप बात कर रहे हैं उस ऑब्जेक्ट को आप टच ना करें। जैसे मान लो मैं यहाँ व्हाइट बोर्ड हूँ और मैं व्हाइट बोर्ड के किनारे खड़ा हूँ, तो हम लिखेंगे आई एम स्टैंडिंग बाय द व्हाइट बोर्ड। अब कल्पना करो आप, मैं व्हाइट बोर्ड पे यूं खड़ा हो जाऊं, यूं ऐसे। अब ये इस पोजीशन को हम क्या बोलेंगे? आपने तो देखा होगा, जो लोग खड़े होते हैं, कोई खंबा है, कोई दीवार है, तो ऐसे खड़े हो गए यूं। तो अब जब आप ये खड़े हो जाएंगे, आपकी बॉडी इस ऑब्जेक्ट को टच करेगी, तब ध्यान रखिएगा, तब प्रीपोजिशन प्रयोग होता है AGAINST, अगेंस्ट। जनरली हम इसको जानते हैं कि इसका मतलब विरुद्ध होता है, लेकिन प्रीपोजिशन के टर्म में अगर हम खड़े हुए हैं, किसी ऑब्जेक्ट की बात की जा रही है और उस ऑब्जेक्ट से हमारी बॉडी टच कर रही है यूं, ये पोजीशन ध्यान देना। जैसे प्रीपोजिशन बहुत कंफ्यूजिंग टॉपिक है, तो इसको ध्यान देना। अगर हम यहाँ पर खड़े हुए हैं तो आई एम स्टैंडिंग बाय द व्हाइट बोर्ड। अब अगर मैं यूं खड़ा हो गया हूं तो आई एम स्टैंडिंग अगेंस्ट द व्हाइट बोर्ड, क्योंकि मेरी बॉडी टच कर रही है। टच क्लियर? चलो, तो के किनारे शब्द की अंग्रेजी बाय का प्रयोग करते हैं, बाय द वॉल। तो जैसे कहा गया, अध्यापक महोदय, अध्यापक महोदय वहां खड़े हैं। प्रथम दृष्टया आप देखोगे तो लगेगा कि ये सेंटेंस कंटीन्यूअस का नहीं है, लेकिन बैठना, खड़े होना, लेटना, रहा, रही, रहे नहीं आएगा। हम लिखेंगे द टीचर इज STANDING स्टैंडिंग देयर। ठीक, तो अब अफर्मेटिव सेंटेंस में हमने सीखा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ING, ऑब्जेक्ट। अच्छा, कुछ लोग क्या बोलते हैं ना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING को जिरंड फॉर्म कहीं बोल देते हैं।
मेरे हिसाब से जिरंड फॉर्म बोलना प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में थोड़ा सा अनुचित हो जाएगा, क्योंकि अगर हम जिरंड की बात करते हैं, एक मिनट, तो अगर हम जिरंड की बात करते हैं तो जिरंड में जब हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगाते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ये जिरंड होता है 100%, ये सही है। लेकिन जब कभी भी आप जिरंड में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगाओगे तो हिंदी में उसका मतलब नहीं निकलेगा, ना आएगा। जैसे कहा गया, हमने कहा गया प्लेइंग इज अ गुड हैबिट, प्लेइंग इज ए गुड हैबिट लिखा हुआ है। अच्छा, अब ध्यान देखना, प्लेइंग लिखा हुआ है खेलना। अब अगर हम लिखें खेलना एक अच्छी आदत है, तो ये प्लेइंग जिरंड का काम कर रहा है, लेकिन यहाँ पर जिरंड के साथ ना आ रहा है। या अगर हम कहें कि सी कहा गया सी इज सिंगिंग या सी इज प्लेइंग, अब देखो आप, तो सी इज प्लेइंग का मतलब क्या हुआ, वह खेल रही है। तो अगर कहीं कहीं किताबों में क्या लिखा रहता है कि जिरंड फॉर्म मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी को जिरंड कहा जाता है, ये बात सही है। लेकिन जब हम जिरंड बोलेंगे तो जिरंड में मेन वर्ब के अंत में ना आएगा, और जब आप प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की बात कर रहे हो तब ना नहीं आ रहा है। इसलिए प्रेजेंट कंटीन्यूअस, जब आप कंटीन्यूअस टेंस की बात करोगे तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी फॉर्म को जिरंड फॉर्म बोलना मेरे हिसाब से उतना प्रॉपर नहीं होगा, आगे आपकी इच्छा। अब कुछ सेंटेंस ऐसे हैं, जैसे मान लीजिए हमने कहा कि हाँ पंखा चल रहा है, पंखा चल रहा है। अब अगर हम सेंटेंस को देखें तो भाई कहेंगे कौन सा टेंस, तो कहेंगे प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, तो सेंटेंस में बोल देंगे द फैन इज मूविंग, और ये आपका वाक्य शुद्ध हो जाएगा 100%। समझो, सब्जेक्ट मतलब होता है कर्ता, कर्ता मतलब होता है काम को करने वाला। पंखा चल रहा है तो पंखा खुद नहीं चल रहा है, पंखे को चलाया जा रहा है तब वो चल रहा है। मैं पढ़ा रहा हूँ ना, तो मुझे कोई कह नहीं रहा है पढ़ाओ, मैं पढ़ा रहा हूँ मतलब मैं इस काम को खुद कर रहा हूँ। लेकिन अगर पंखा चल रहा है तो पंखा खुद नहीं चल रहा है, अगर हम स्विच को ऑफ कर देंगे तो पंखा यही बंद हो जाएगा। इज दैट क्लियर? तो सब्जेक्ट जो पंखा है ये सब्जेक्ट नहीं है, ध्यान से समझो, इसमें थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है बच्चों को। द फैन इज मूविंग, ना 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 ना, क्योंकि फैन मूव थोड़े कर रहा है, फैन को मूव कराया जा रहा है। जब हम इसका ट्रांसलेशन करेंगे तो हम लिखेंगे द फैन इज इन मोशन, MOTION, ये वाक्य सही होगा। द फैन इज इन मोशन मतलब पंखा गति में है, गति कर, इसको समझना, गति करने मतलब जैसे हम प्लेस छोड़ दें, ये है और ये हमने प्लेस को छोड़ दिया, ये प्लेस को छोड़ दिया, तो ये हम मूव कर रहे हैं। अब आप ध्यान से देखो, अगर पंखा यहाँ चल रहा है तो क्या यहाँ से चलते यहाँ पहुंच गया क्या, या यहाँ से चलते यहाँ नहीं ना पहुंचा, तो इसका मतलब मूविंग शब्द का प्रयोग पंखे के लिए करना बिल्कुल नहीं सही है। अगर आपने साइंस पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा धरती भी मूव करती है सूर्य के चारों ओर, अपनी धुरी पर चक्कर लगा, जैसे लट्टू नहीं नाचता है, तो लट्टू दो प्रकार की गति करता है, एक खुद की जगह पर नाचता है और एक जगह छोड़कर नाचता है। तो जैसे लट्टू नाचता है ऐसे ही धरती माई नाचती है। तो धरती की दो प्रकार की गति को, धरती की दो प्रकार की गतियों को, एक को रोटेशन कहा जाता है, एक को रिवोल्यूशन कहा जाता है। लेकिन आपने कहीं नहीं पढ़ा होगा कि द अर्थ इज मूविंग, द अर्थ इज इन मोशन हो सकता है, वो रिवोल्यूट कर सकती है, वो मतलब परिक्रमण और परिभ्रमण, अगर आप हिंदी की बात करो तो रिवोल्यूशन और रोटेशन होगा, लेकिन मूविंग शब्द का प्रयोग अर्थ के लिए भी नहीं किया जा सकता। नॉन लिविंग थिंग है। हाँ, अगर कहा गया कि बच्चे चल रहे हैं तो हम लिख सकते हैं चिल्ड्रन आर वॉकिंग, चिल्ड्रन आर मूविंग, सेना चल रही है तो हम उस वाक्य का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन पंखा चल रहा है तो द फैन इज इन मोशन, या अगर हम कहें युद्ध चल रहा है, क्या युद्ध चल रहा है, अगर हमको इसका ट्रांसलेशन करना है तो क्या लिखेंगे, युद्ध चल रहा है तो लिखेंगे द वॉर इज ऑन। अब ये
द वर्ल्ड इज मूविंग थोड़ा बात युद्ध जैसे चल रहा है, अरे भाई हम चल रहे हैं तो ये सही बात है कि हम चल रहे हैं, ठीक है, तो मूविंग का प्रयोग कर दिया। अब युद्ध चल रहा है तो तुमने युद्ध यहाँ से आके यहाँ चल गया क्या, मतलब सब इसको समझना पड़ेगा कि हमको ये पता चले कि वाक्य में जो कोई कार्य है वो कार्य किसी व्यक्ति के द्वारा किया जा रहा है। तो जब कार्य व्यक्ति के द्वारा किया जाएगा तब प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस होगा। युद्ध चल रहा है तो युद्ध चलने का काम नहीं कर रहा है, इसको जरा समझिएगा। इसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन हो जाती है बच्चों को प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में, है आसान, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि जो काम किया जा रहा है वो क्या किसी व्यक्ति के द्वारा किया जा रहा है अथवा नहीं, इस बात का ध्यान आपको विशेष तौर पर रखना है। तो ये हो गया हमारा प्रेजेंट कंटीन्यूअस। जैसे मान लीजिए हमने कहा चंद्रमा बढ़ रहा है, चंद्रमा बढ़ रहा है। अब बताइए का चंद्रमा अपने आप बढ़ रहा है, आपने अगर चंद्रमा को देखा होगा बढ़ते हो तो इसका कैसे होगा, द मून इज ऑन द वैक्स, या घट रहा है तो द मून इज ऑन द वेन। इस प्रकार आपको प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा लगभग। अब आप पहचान सकते हैं कि कौन सा वाक्य प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का है, कौन सा वाक्य प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का नहीं है। आसमान बढ़ने चाहा तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।